हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में सब्जेक्ट की लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हीट डिसिपेशन कर्व एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हीट सिंक। मतलब हीट डिसिपेशन कर्व क्या होता है और हीट सिंक की आवश्यकता या उसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में आज देखेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य सब्जेक्ट्स के नए अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसको वीडियो को पूरा समझने के लिए लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किसी भी हम एक ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी डीसी लोड लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो आईसी वर्सी वीसी ये कर्व है। आईसी कलेक्टर करंट है और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज वीसी है। तो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज वीसी और कलेक्टर करंट आईसी को वाई एक्सिस पे और वीसी को एक्स एक्सिस पे लेकर कर्व ड्रॉ किया गया है। ये आपका आउटपुट कर्व है। ये कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। इस पर डीसी लोड लाइन जो है वो हम लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आईसी और वीसी के बीच की स्ट्रेट लाइन आती है। ये हम पहले ईसीडी के सब्जेक्ट में भी देख चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। तो इसमें एक्चुअली जो है आईसी की वैल्यू मैक्सिमम आईसी मैक्सिमम तक जा रही है और मिनिमम आईसी मिनिमम तक जा रही है। आईसी क्यू जो है वो इनपुट सिग्नल जब जीरो इनपुट एसी सिग्नल जब जीरो है उस केस में जो है क्यू सेंट पॉइंट क्यू है उस पर करंट कलेक्टर करंट आईसी क्यू है और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज वीसी क्यू है। और इसमें वेरिएशंस जब इनपुट सिग्नल में वेरी होंगे तो इनपुट सिग्नल की वजह से कलेक्टर करंट भी वेरी करेगी और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज भी वेरी करेगा। ये हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा है। तो फिलहाल में आज हम इसका सर्किट का यूज करके कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं। ट्रांजिस्टर की डीसी लोड लाइन का यूज करके आईसी वर्सी वीसी का बैटरी से जो प्राप्त कुल डीसी पावर होती है वो होती है पी डी सी इन के नाम से जानते हैं। ये वी सी सी इंटू आई सी क्यू। एक्चुअली पावर क्या है, वी इंटू आई के इक्वल है। वी सी सी वोल्टेज है बैटरी की और आई सी क्यू जो है वो क्यूसेंट करंट प्रोवाइड कर रही है। कुल डीसी पावर इतनी है। डीसी मतलब जब हमें इनपुट एसी सिग्नल जीरो है। बैटरी से प्राप्त कुल डीसी पावर को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, दो भागों में विभाजित होती है। एक तो ट्रांजिस्टर में पावर जा रही है, एक लोड में। तो पहला पार्ट लोड वाला देख लेते हैं, दूसरा ट्रांजिस्टर में देखेंगे। तो ट्रांजिस्टर लोड में जो है लोड एक तरह से आर एल है, उसमें शक्ति वे हो रही है, हीट लॉस्ट हो रही है रजिस्टर में। उसका कोई यूज़ तो हो नहीं रहा है, उसमें हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो रही है जो पावर है वो है लोड आर एल में जो विसर्जित डीसी पावर है वो पी एल डी सी है। वो आई स्क्वायर आर के इक्वल है आई सी के स्क्वायर इंटू आर एल लोड रजिस्टर है, आई सी की उसमें करंट फ्लो हो रही है। सेकंड पार्ट है ट्रांजिस्टर को दी गई। ट्रांजिस्टर को जो शक्ति दी जाती है वो दो पार्ट में जाती है, एक तो एसी एक डीसी। ट्रांजिस्टर में विसर्जित डीसी पावर पीसी डीसी जो है वी सी क्यू इंटू आई सी क्यू के इक्वल होगी। वी सी ई क्यू मतलब कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज व्हेन इनपुट सिग्नल इज जीरो। वी सी क्यू इन आई इंटू आई सी क्यू कलेक्टर करंट व्हेन इनपुट एसी सिग्नल इज जीरो। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ट्रांजिस्टर में विसर्जित जो डीसी पावर है वो निकल जाती है। एसी आउटपुट पावर जो है वो आर एम एस वैल्यू जो आर एम एस वैल्यू पर डिपेंड करती है। करंट की आर एम एस वैल्यू यदि आई आर एम एस है तो आई आर एम एस इंटू आर एल जो है वो ए सी पावर आउटपुट आएगी, पी आउटपुट ए सी। आर एम एस वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू का बाई रूट टू टाइम्स होती है, आई एम बाई रूट टू का होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो ये 1 2 3 4 जो इक्वेशन है हमारे पास, 1 जो है बैटरी से प्राप्त डीसी पावर को बता रही है, 2 जो है वो लोड आर एल में विसर्जित शक्ति व्यय को बता रही है, 3 जो है हमारी ट्रांजिस्टर में विसर्जित डीसी पावर है और 4 जो है वो एसी आउटपुट पावर है। और हमें इतना पता है कि बैटरी से जो भी पावर आ रही है वो दो पार्ट में जा रही है। इसका मतलब बैटरी से पावर बराबर होगी इन दो पावर का समीशन। मतलब इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 जो है एक तरह से वो इक्वेशन नंबर 2 3 और 4 को यदि जोड़ोगे तो वो इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल आएगी। मतलब बैटरी से प्राप्त पावर बराबर जो बैटरी से पावर दो पार्ट में गई है, लोड आर एल में व्यय पावर और ट्रांजिस्टर में व्यय पावर की इक्वल होगी। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो है इनपुट पावर आउटपुट पावर की इक्वल होगी। पी डी सी इन बराबर पी एल डी सी लोड में जो गई है और बाकी पी सी डी सी ट्रांजिस्टर में प्लस पी आउटपुट डी सी ए सी आउटपुट पावर है। तो इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हो सकते हैं एग्जाम में ना आए लेकिन उनको समझना ज़रूरी है। एक हमें
एफिशिएंसी को समझने के लिए सर्किट की जो वास्तविक उपयोगी शक्ति है जो वो एक तरह से आउटपुट एसी है, वही हमारी यूजफुल है, बाकी हमारी वेस्ट हो रही है। उसमें प्रवर्धक की दक्षता की हम बात कर रहे हैं, तो प्रवर्धक की दक्षता एक तरह से क्या है, पी आउटपुट एसी अपॉन पी डी सी इन, मतलब बैटरी से जितनी पावर हो रही है उसका केवल पी आउटपुट एसी ही हमारे आउटपुट के रूप में यूज हो पा रहा है। तो पी आउटपुट एसी और पी डी सी इन मतलब जो बैटरी से प्राप्त एसी पावर है उसका रेशियो इंटू 100, ये परसेंटेज में आएगी, ये एम्पलीफायर की एफिशिएंसी है। नंबर पॉइंट तीसरा नोट करने का ये है कि पी एल डी सी जो लोड है वो आर एल में शक्ति व्यय है, इससे प्रवर्धक की दक्षता कम हो रही है, लोड में जो हीट डिसिपेशन हो रहा है एक तरह से। तो यदि एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आर एल की जगह कोई ऐसा कंपोनेंट यूज करना होगा जैसे ट्रांसफार्मर या प्रेरक इंडक्टर, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर या इंडक्टर यूज करने का कारण क्या है आर एल की जगह, क्योंकि आर एल में तो हीट डिसिपेशन हो रही है और इसमें शक्ति व्यय हो रही है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है इंडक्टर है उसमें डीसी प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, इस मतलब उसमें कोई भी जो प्रवर्धक की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उसमें कोई भी डीसी रेसिस्टेंस नहीं होता है, एक तरह से उसमें डिसिपेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरह से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नंबर फोर्थ पॉइंट है, एक पॉइंट होता है कलेक्टर एफिशिएंसी नाम से जाना जाता है, उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट एसी पावर बटे ट्रांजिस्टर को दी गई डीसी पावर इंटू 100% में होती है ये, मतलब आउटपुट एसी पावर और ट्रांजिस्टर को दी गई डीसी पावर का रेशियो होता है। एक्चुअली डीसी पावर पी डी सी इन तो बैटरी दी गई, लेकिन उसमें से पी एल डी सी जो है वो लोड को दी गई है, तो ट्रांजिस्टर को कितनी दी गई, पी डी सी इन माइनस पी एल डी सी, बैटरी ने डी सी पावर पी डी सी इन दी, उनमें से हमने लोड को दी गई डीसी पावर को घटा लिया, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर को दी गई डीसी शक्ति मिल गई। तो जो इसमें न्यूमरेटर है वो आउटपुट एसी पावर पी आउटपुट एसी है, और डिनोमिनेटर जो है पी डी सी इन माइनस पी एल डी सी है इंटू 100, ये परसेंटेज में करेक्ट एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, हो सकता है एग्जाम में ना आए, लेकिन समझने हमें आने चाहिए कि एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं और किन बातों पर एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है। अब यदि हम पावर एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, तो पावर एम्पलीफायर में सिग्नल यदि अप्लाई नहीं किया गया, उस केस में हम देखते हैं यदि पावर एम्पलीफायर में सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया तो क्या होगा। तो पी आउटपुट एसी जो है वो लगभग शून्य हो, पी आउटपुट एसी पावर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया तो आउटपुट कहाँ से, एसी पावर कहाँ से आएगी। तो ट्रांजिस्टर को जो जाने वाली जो समस्त शक्ति है वो ट्रांजिस्टर कलेक्टर में ही विसर्जित हो जाएगी, जो एक तरह से बैटरी से पावर आई है वो ट्रांजिस्टर में विसर्जित हो जाएगी। उसमें इनपुट एसी इनपुट अप्लाई नहीं किया गया तो आउटपुट एसी पावर शून्य होगी, तो ट्रांजिस्टर को दी जाने वाली जो समस्त शक्ति है वो ट्रांजिस्टर को दी जाने वाली जो समस्त शक्ति है वो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर में ही विसर्जित हो जाएगी, जिससे ट्रांजिस्टर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और यदि आर एल के स्थान पर ट्रांसफार्मर या इंडक्टर यूज़ किया गया है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी ये टेम्परेचर वाली। कारण क्या है कि पी एल डी सी शून्य हो जाएगा, मतलब लोड में भी कोई डिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें डीसी रेजिस्टेंस जीरो होता है। ट्रांसफार्मर या इंडक्टर में कोई शक्ति व्यय नहीं होती, क्योंकि उसका डीसी रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो होगा क्या कि जो भी हमने डीसी पावर दी बैटरी से वो सारी की सारी जो है ट्रांसफार्मर या इंडक्टर में तो जाएगी नहीं कोई पावर, टेम्परेचर जो है ट्रांजिस्टर का बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर में ही सारी शक्ति व्यय होगी और ट्रांजिस्टर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस केस में जब इनपुट सिग्नल जीरो है तो एम्पलीफायर को बैटरी से जितनी भी डीसी पावर मिली है वो सारी की सारी पी डी सी इन जो है वो ट्रांजिस्टर में ही व्यय करनी होगी, जिससे ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, ट्रांजिस्टर इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसको ठंडा करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ट्रांजिस्टर को ठंडा करने के लिए किसी टेक्निक किसी मेथड का यूज करना होगा, जैसे कि एग्जांपल है हीट सिंक का यूज करना, यूज ऑफ हीट सिंक। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने ये समझ लिया है कि यदि हमें इनपुट सिग्नल हमारा जीरो है तो उस केस में टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया है, तो ठंडा करने के लिए हीट सिंक का यूज करना जरूरी होगा। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ हीट सिंक, एक तरह से कह सकते हैं। तो जब प्रवर्धक में जो सिग्नल अप्लाई किया जाता है तब ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत अधिक ठंडा रहता है। यदि हमने सिग्नल अप्लाई किया हुआ होता तो हमारा जो कुछ पार्ट है वो सिग्नल का आउटपुट एसी पावर में आ जाएगा और सारी की सारी शक्ति ट्रांजिस्टर में नहीं जाएगी। इससे क्या होगा, ट्रांजिस्टर टेम्परेचर रिलेटिवली कम बढ़ेगा, मतलब उस समय रिलेटिवली अपेक्षाकृत जो है ट्रांजिस्टर ठंडा रहता है। लेकिन सिग्नल यदि जीरो अप्लाई किया गया तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इनपुट सिग्नल इक्वल्स टू जीरो देन आउटपुट पावर एसी पावर इक्वल्स टू जीरो, तो ट्रांजिस्टर में से अधिकतम शक्ति व्यय होगी।
तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में जो व्यय मैक्सिमम पावर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पीडीसी मैक्सिमम आएगी जितनी बैटरी ने दी थी। बैटरी ने कितनी दी थी, वीसीसी इंटू ICQ। इक्वेशन नंबर 1 से हम देखा था कि पीडीसी जो बैटरी द्वारा दी गई पावर है वो कितनी है, वीसीसी इंटू ICQ। यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी पावर ट्रांजिस्टर में चली जाएगी यदि इनपुट सिग्नल 0 है। तो इनपुट सिग्नल 0 है तो ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम पावर जो है वह होगी, वो कितनी होगी, पी डी सी मैक्सिमम इक्वल टू वीसीसी इंटू ICQ। ये सेफेस्ट पावर रेटिंग है, मतलब इतनी से ज़्यादा पावर वो नहीं झेल सकता, इतनी मैक्सिमम पावर उसमें जा सकती है। इस तरह का डिज़ाइन हम डिज़ाइन करते समय इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है। पावर एम्पलीफायर्स में यदि ट्रांजिस्टर की पावर रेटिंग है हमें पता है तो हमें डिज़ाइनिंग में आसानी रहती है। इसका मतलब पावर एम्पलीफायर्स में ट्रांजिस्टर की पावर रेटिंग का यूज़ डिज़ाइन करते समय किया जाता है। ये हमें पता होना ही होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मतलब ये ट्रांजिस्टर है, इसकी सेफेस्ट पावर रेटिंग ये, इससे ज़्यादा वो यूज़, इससे ज़्यादा उसमें पावर हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इस तरह का ट्रांजिस्टर यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बात को समझने के लिए हमें ट्रांजिस्टर की पावर रेटिंग का जो है डिज़ाइन करते समय ध्यान रखना होगा। तो पावर एम्पलीफायर में पावर सेफेस्ट पावर रेटिंग का यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करते समय। इस चीज़ को ध्यान में रख के डिज़ाइनिंग की जाती है। अब बात करते हैं हीट डिसिपेशन कर्व की। यदि हमें मान लो पावर रेटिंग पता है, PD वाट है, तो इसमें हमने 4 वोल्ट का एग्जांपल लिया गया। मान लो हमारी पावर है, सेफेस्ट पावर रेटिंग 4 वाट की है। तो हीट डिसिपेशन कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली है क्या, हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। इस पर हमने जो है हीट डिसिपेशन कर्व को प्लॉट किया है। ये जो है राहुल वादा जी की एशियन पब्लिकेशन की बुक से लिया गया डायग्राम। इसमें कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VCE का ग्राफ है। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इस पर जो है हमने हीट डिसिपेशन कर्व ड्रॉ कैसे किया है, एक्चुअली इसमें जो IC वर्सी VCE है उसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया है। उसमें VCE की कुछ ऐसी वैल्यू चूज की हैं जिससे कि जो है VC और IC का जो मल्टीप्लिकेशन है वो PD के तुल्य हो, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो, PD के इक्वल हो। यहाँ पे 4 वाट का एक एग्जांपल लेकर हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। ये हीट डिसिपेशन कर्व है, एक तरह से IC और VCE की मल्टीप्लिकेशन को कांस्टेंट रख के ड्रॉ किया गया कर्व है। तो इसको समझ सकते हैं कुछ पॉइंट्स में। मान लिया हमने कि सेफेस्ट पावर रेटिंग जो है वो ट्रांजिस्टर की PD वोट है। एम्पलीफायर का डिज़ाइन करने से पहले जो है करेक्टर डिसिपेशन कर्व खींचा जाता है। जो डिसिपेशन कर्व की बात कर रहे हैं वो कर्व खींचने के लिए क्या करते हैं, VCE की डिफरेंट वैल्यूज इस प्रकार चूज की जाती हैं, मतलब VCE के विभिन्न मान इस प्रकार चयन किए जाते हैं कि VCE तथा IC का गुणनफल सदैव PD के तुल्य हो। मतलब VCE और IC का मल्टीप्लिकेशन जिन VCE की वैल्यू के लिए जो है कांस्टेंट हो, मल्टीप्लिकेशन VCE IC का, उन वैल्यू को चूज करके हम कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये हीट डिसिपेशन कर्व कहलाता है। इस प्रकार VCE और IC के गुणनफल से जो प्राप्त वक्र है, कर्व है, वो हाइपरबोला होगा और इसको हीट डिसिपेशन कर्व कहते हैं। यह वक्र हीट डिसिपेशन कर्व कहलाता है। हीट डिसिपेशन वक्र या हीट डिसिपेशन कर्व हमने देख लिया है, उसको एक्चुअली यूज कर रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि सेफेस्ट पावर रेटिंग इतनी है, इससे ज़्यादा इसमें जो है पावर डिसिपेशन हो तो ट्रांजिस्टर जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हम हीट सिंक की यूज़ की ज़रूरत हम क्यों है ये हम देख चुके हैं। तो हीट सिंक का यूज़ एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको एक बार और थोड़ा ब्रीफली देख सकते हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर्स में इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर में विसर्जित ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। वोल्टेज एम्पलीफायर्स में परित ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में जो डिसिपेटेड एनर्जी है वो कम होती है और इसमें अधिक ताप वृद्धि अथवा थर्मल रनवे का भय नहीं होता है। जबकि पावर ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं है, उसमें कलेक्टर जंक्शन पर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है विसर्जित होती है और जंक्शन टेम्परेचर ज़्यादा होने से थर्मल रन अवे की संभावना बढ़ जाती है और ट्रांजिस्टर नष्ट भी हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता है कि ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस स्थिति से बचने के लिए, मतलब ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय ना हो, ट्रांजिस्टर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो हमें उसे किसी न तरह से ठंडा करना होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह की टेक्निक ज़रूर यूज करनी होगी जिससे कि टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो हीट जो भी उसमें जनरेट होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला जाए। ठीक है। ट्रांजिस्टर में यदि किसी ऐसी विधि का प्रयोग किया जाए जिससे उसमें विसर्जित ऊष्मा शीघ्रता से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहरी वातावरण में संचरित हो जाए, तब वह जो है अधिक शक्ति प्रवर्धित कर सकता है जो हमारा एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर। तो इस कार्य के लिए हमें ट्रांजिस्टर के साथ
धातु के हीट सिंक का प्रयोग करना चाहिए। और ये हीट सिंक जो है ट्रांजिस्टर के ऊपर धातु के कवर के रूप में चढ़ाए जाते हैं। ये आपने देखा भी होगा, ट्रांजिस्टर के ऊपर जो है हीट सिंक ट्रांजिस्टर, आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो इसमें धातु के कवर जो है के रूप में जो है हीट सिंक चढ़ाया जाता है। और हीट सिंक अपने अंदर शीघ्र एवं पर्याप्त ऊर्जा सोख लेता है। हीट सिंक ट्रांजिस्टर की ताप वृद्धि से सुरक्षा करता है। तो ज़रूरत है ताकि उसका टेम्परेचर ना बढ़े ट्रांजिस्टर का। पावर ट्रांजिस्टर पर कुछ प्रयुक्त हीट सिंक जो है उसके कई सारे डिज़ाइन होते हैं, उनमें से दो उसमें दिखाए गए हैं, लेकिन ये मेनली यूज होते हैं। बाकी कुछ और भी अलग अलग बुक्स में दिखाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो यूज होते हैं वो ये ही है। इसमें ट्रांजिस्टर पर जो है प्रयुक्त हीट सिंक के दो प्रारूप दिखाए गए हैं, ये मेनली यूज होते हैं, जो बी पार्ट में दिखाया गया है हीट सिंक। कुछ ट्रांजिस्टर जो है धातु की चेसिस पर भी लगाए जाते हैं, और यदि हम चेसिस पर लगा रहे हैं तो उससे संपूर्ण चेसिस जो है हीट सिंक का ही कार्य करती है। हीट सिंक का ट्रांजिस्टर से उत्तम थर्मल कॉन्टैक्ट होता है। हीट सिंक की सरफेस का एरिया भी अधिक होता है। एरिया अधिक होगा तो ज़्यादा हीट डिसिपेशन होगी, क्योंकि हीट डिसिपेशन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तथा प्राय इन पर काला पेंट कर दिया जाता है। काला पेंट करने से फ़ायदा क्या होगा, ट्रांजिस्टर में जितने भी अधिक से अधिक ऊष्मा होगी वो शीघ्रता से बाहरी वातावरण को संचित की जा सकती है। ठीक है, तो हमने देखा कि हीट डिसिपेशन कर्व क्या होता है और हीट सिंक की आवश्यकता क्या होती है। हीट सिंक के कुछ डिज़ाइन देखे। थैंक यू।